नमस्कार। और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने आज 10वीं कक्षा की हिंदी की किताब का एक अध्याय है। लेकिन इसे सिर्फ एक चैप्टर समझना शायद सही नहीं होगा। बिल्कुल। ये असल में एक टाइम मशीन जैसा है जो हमें सीधे 20वीं सदी के एक महान लेखक अमृतलाल नागर जी के सामने बिठा देती है। बिल्कुल सही कहा। ये एक इंटरव्यू है जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने लिया था, और इसका शीर्षक ही देखिए कितना दमदार है, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। हाँ, ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। और हमारा काम आज इसी बातचीत की मतलब एक एक परत को खोलना है और ये समझना है कि एक लेखक कैसे अपनी पीढ़ी की आवाज बन जाता है। और हाँ, उन सभी जरूरी निकात पर भी गौर करेंगे जो महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नागर जी की दुनिया में उतरने से पहले उनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। कौन थे अमृतलाल नागर? अमृतलाल नाबर जी। हाँ, 1916 में आगरा में जन्मे थे। वो हिंदी साहित्य के उन स्तंभों में से एक है जिन्होंने लगभग हर विधा में लिखा है। हर विधा में? हाँ, उपन्यास, कहानी, व्यंग्य, नाटक, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी। उनकी कुछ रचनाएं तो मतलब मील का पत्थर है। जैसे बूंद और समुद्र, मानस का हंस, अमृत और विष और खंजन नयन, नाचियो बहुत गोपाल भी। मानस का हंस और खंजन नयन, ये सिर्फ उपन्यास तो नहीं लगते? नहीं, ये तो जैसे तुलसीदास और सूरदास जैसे संतों के मन में गहरा गोता लगाने जैसा है। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये दिखाता है कि नागर जी सिर्फ कहानीकार नहीं थे, वो एक तरह के आध्यात्मिक खोजी थे। वो किरदारों की बाहरी दुनिया के साथ साथ उनकी भीतरी दुनिया को भी पकड़ते थे, और यही बात इस इंटरव्यू को खास बनाती है। मतलब ये हमें उनके दिमाग में झांकने का एक मौका देता है सवाल जवाब के जरिए। बिल्कुल। लेकिन क्या एक इंटरव्यू सच में किसी लेखक के मन का आईना होता, या ये भी एक तरह की परफॉर्मेंस है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब हमें उनकी बातों की सच्चाई में मिलता है। अच्छा? जब तिवारी जी उनसे पूछते हैं कि आपने लिखना कैसे शुरू किया, तो उनका जवाब देखिए। हाँ, तिवारी जी का सवाल था, जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? हाँ, और किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया? और नागर जी का जवाब बड़ा ईमानदार है। वो कहते हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, सीधी सच्चाई। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि शुरुआत कविताओं से हुई, पर फिर वो कहानियों की तरफ मुड़ गए। उनकी पहली कहानी अपशकुन 1935 में छपी थी। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वो किसी एक लेखक से प्रभावित नहीं थे। हाँ, ये बहुत खास बात है। मतलब एक तरफ शरद चंद्र और बंकिम चंद्र को पढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ टॉल्स्टॉय और चेखव को भी। यही एक महान लेखक की पहचान है, वो हर जगह से सीखता है। सही बात है। लेकिन जब तिवारी जी पूछते हैं कि आपका आदर्श कौन है, तो उनका जवाब एकदम सीधा और स्पष्ट है। क्या कहते हैं वो? तुलसीदास। वो कहते हैं, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। घुट्टी में पिलाया गया है? वाह, क्या कमाल का मुहावरा इस्तेमाल किया है ना? इसका मतलब है कि तुलसीदास उनकी रग रग में बसे थे। और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही खूबसूरत है। उनके पिताजी रोज शाम को उनसे रामचरितमानस पढ़वाकर सुनते थे। अच्छा। सोचिए, एक बच्चा जो रोज उस महाकाव्य को पढ़ रहा है, उसके मन पर कितना गहरा असर हुआ होगा। और यही संस्कार बाद में उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस का आधार बने होंगे। बिल्कुल। तो एक तरफ इतनी गहरी पारंपरिक जड़ें और दूसरी तरफ विदेशी साहित्य का खुलापन, ये दोनों चीजें एक साथ। यही तो नागर जी की खासियत थी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। क्या? जिस दौर में वो बड़े हो रहे थे, वो सिर्फ साहित्यिक नहीं बल्कि राजनीतिक उथल पुथल का भी दौर था। भारत की आजादी का आंदोलन। लेखक इससे अछूता नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। नागर जी बताते हैं कि गांधी जी का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। हालांकि उनके पिता सरकारी मुलाजिम थे और उन्होंने नागर जी को आंदोलनों में जाने से रोका। अच्छा। लेकिन वो वैचारिक रूप से हमेशा जुड़े रहे। वो कहते हैं कि समाज के काम ने ही उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक घटना का जिक्र भी किया है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का। हाँ, लखनऊ में जब लाठीचार्ज हुआ तो उस अनुभव से उनकी पहली कविता निकली, कब लोगों का हूँ लाठी खाएं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ एक लेखक का जन्म हो रहा है। दर्द और अन्याय को देखकर जो भावना पैदा हुई, उसने शब्दों का रूप ले लिया। ये दिखाता है कि उनका लेखन सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं था। नहीं, बल्कि समाज की सच्चाइयों से जुड़ा हुआ था। और सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, उनकी निजी जिंदगी में भी संघर्ष थे। जैसे कि उनका मेडिकल कॉलेज छोड़ना। हाँ, परिवार की आर्थिक स्थिति अचानक खराब हो गई और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा झटका था।
लेकिन एक लेखक के लिए कोई भी अनुभव बेकार नहीं जाता। ये जो व्यक्तिगत संघर्ष थे, जो उन्होंने गरीबी को करीब से देखा, वही अनुभव उनके लेखन में यथार्थवाद मतलब रियलिज्म बनकर उभरा। तो मतलब निजी जिंदगी की मुश्किलें उनके लिए कला का ईंधन बन गई। सही कहा, ये एक बहुत जरूरी बात है, खासकर परीक्षा में उनके लेखन की विशेषताओं के बारे में लिखने के लिए। बिल्कुल। और अब हम उनके काम करने के तरीके पर आते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। अच्छा। वो सिर्फ बंद कमरे में बैठकर लिखने वाले लेखक नहीं थे। अच्छा। आप उनके फील्ड वर्क की बात कर रही हैं ना? हाँ। जब उन्होंने नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास लिखा। बिल्कुल। ये उपन्यास मेहतर समाज यानी सफाई कर्मचारियों के जीवन पर आधारित था। आज के जमाने में कोई लेखक शायद गूगल पर कुछ रिसर्च कर लेता। हाँ, सही बात है। नागर जी ने ऐसा नहीं किया। वो सच में उन लोगों की बस्तियों में गए, उनके साथ रहे, उनके रीति रिवाजों, उनकी भाषा, उनके दुख दर्द को समझा। अरे वाह, ये तो किसी पत्रकार या समाज शास्त्री जैसा काम है ना? एक उपन्यास लिखने के लिए इतनी मेहनत। यही समर्पण उन्हें बाकियों से अलग करता है। एक और उदाहरण है गदर के फूल। ये किताब 1857 की क्रांति पर आधारित थी। अच्छा। इसके लिए उन्होंने सालों तक देश भर में घूम घूम कर उन लोगों को ढूंढा जिनके परिवार वालों ने उस क्रांति में हिस्सा लिया था। क्या बात है। वो उन जगहों पर गए जहां वो घटनाएं हुई थी। मुझे लगता है कि आज के दौर में ये लगभग असंभव लगता है। मतलब आज जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन उस जानकारी में वो मानवीय स्पर्श नहीं होता। हाँ, वही। नागर जी का मानना था कि जब तक आप किरदारों की दुनिया में सांस नहीं लेंगे, आप उनके साथ न्याय नहीं कर सकते। उन्होंने पेशावर से कन्याकुमारी तक भारत की यात्रा की। पूरी यात्रा? हाँ, और इन यात्राओं ने उन्हें भारत की आत्मा को समझने में मदद की। उनके किरदारों में जो विविधता और गहराई दिखती है ना, वो इन्हीं अनुभवों की देन है। तो ये साफ है कि उनके लिए लिखना एक अकादमिक काम नहीं बल्कि जीने का एक तरीका था। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा तिवारी जी का एक बहुत गहरा सवाल है। वो पूछते हैं, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? ये एक दार्शनिक सवाल है और नागर जी का जवाब भी उतना ही गहरा है। वो कहते हैं हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। अलग करना पड़ेगा। हाँ, वो कहते हैं मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार धुलते हैं। ये सुनने में बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है। इसे अगर हम किसी आसान उदाहरण से समझे तो? इसे ऐसे सोचिए, मन एक ब्रिलियंट आर्किटेक्ट है जिसने एक शानदार स्काईस्क्रेपर का पूरा नक्शा, पूरी डिजाइन अपने दिमाग में बना ली है। ठीक है, वो देख सकता है कि 100वीं मंजिल कैसी दिखेगी, कहाँ खिड़की होगी, कहाँ दरवाजा। लेकिन प्राण उस कंस्ट्रक्शन टीम की तरह है जिसके पास सिर्फ रॉ एनर्जी है। उसे 100वीं मंजिल का नक्शा नहीं दिखता। अच्छा। तो आर्किटेक्ट यानी मन को उस टीम यानी प्राण को खींचकर एक एक मंजिल ऊपर ले जाना पड़ता है। वाह। तब जाकर वो इमारत खड़ी होती है जो मन ने पहले ही देख ली थी। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब मन सपने देखता है और प्राण को उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। और अंत में जब बातचीत उनकी सेहत पर आती है तो नागर जी वो बात कहते हैं जो इस अध्याय का शीर्षक है। वो कहते हैं, तुम लोग ये मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। ये एक वाक्य नहीं, एक वसीयत है। सही कहा। ये बताता है कि लेखन उनके लिए कोई पेशा या शौक नहीं था, वो उनकी सांसें थी। उनके होने का मतलब ही लिखना था। बिल्कुल, यही उनके जीवन का सार था। और अगर हम इस पूरी बातचीत को परीक्षा के नजरिए से देखें, ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी होगा। तो किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, सीधे सीधे प्रश्न प्रारूपों की बात करने के बजाय हम उन विचारों पर ध्यान देते हैं जिनसे हर तरह के सवाल का जवाब दिया जा सकता है। ठीक है। पहली बात, नागर जी के व्यक्तित्व के पहलू, जैसे उन पर किसका प्रभाव था। तो आप सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे तुलसीदास यानी पारंपरिक जड़ें, गांधी जी यानी सामाजिक चेतना, और विश्व साहित्य मतलब खुलापन। दूसरी बात, उनके लिखने की प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, अगर सवाल आता है कि नागर जी के लेखन की क्या विशेषता है, तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि वो रिसर्च करते थे। अच्छा। आपको नाच्यो बहुत गोपाल और गदर के फूल का उदाहरण देकर समझाना होगा कि उनके लिए रिसर्च का मतलब लोगों के जीवन को जीना था। ये उन्हें एक यथार्थवादी लेखक बनाता है। और वो कारण वाले सवाल भी होते हैं, जैसे उन्हें मेडिकल की पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी। ये एक व्यक्तिगत त्रासदी उनके लेखन के लिए एक ताकत बन गई।
ये उनके किरदारों को ज्यादा मानवीय और सच्चा बनाती है। सही। और सबसे जरूरी वो सवाल जिनमें अपनी राय लिखनी होती है। स्वमत वाले प्रश्न। हाँ, जैसे अगर ये पूछा जाए कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं शीर्षक कहाँ तक सही है, तो इसमें क्या लिखना चाहिए? तो इसमें आपको सिर्फ ये नहीं लिखना कि ये सही है, आपको पूरे इंटरव्यू से उदाहरण देने होंगे। अच्छा। आपको बताना होगा कि कैसे लेखन उनके लिए लाठीचार्ज के खिलाफ आवाज उठाने से शुरू हुआ, कैसे उन्होंने उपन्यासों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और कैसे बुढ़ापे और बीमारी में भी उनकी अंतिम इच्छा लिखने की ही थी। मतलब ये सब दिखाता है कि लेखन ही उनका जीवन था, इसलिए शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। बिल्कुल। एक और सवाल जो बन सकता है वो ये है कि एक सफल लेखक बनने के लिए गहन अध्ययन और अनुभव जरूरी है। इस पर अपने विचार लिखिए। इस पर तो नागर जी का पूरा जीवन ही एक जवाब है। हाँ। आप बता सकते हैं कि कैसे सिर्फ कल्पना के घोड़े दौड़ाने से महान साहित्य नहीं रचा जाता। उसके लिए नागर जी की तरह दुनिया की धूल छाननी पड़ती है, लोगों के सुख दुख में शामिल होना पड़ता है, और किताबों की दुनिया में भी गहरा गोता लगाना पड़ता है। हाँ, उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो आज हमने अमृतलाल नागर जी के जीवन और उनके लेखन के दर्शन को बहुत करीब से समझा। एक ऐसा लेखक जो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि समाज की गलियों में घूमकर लोगों के दिलों को पढ़कर लिखता था। बिल्कुल। वो सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं, बल्कि इंसानियत के पारखी थे। और अंत में श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। नागर जी ने समाज को समझने के लिए उनकी बस्तियों में जाकर समय बिताया, उनसे सीधी बात की। हाँ। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम सब एक दूसरे से स्क्रीन के जरिए जुड़े हैं, किसी दूसरे इंसान को सच में और गहराई से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इफ्तिज़ जरूर सोचिएगा।